हेलो एवरीवन। एक बार फिर से हम आपके लिए लाए हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 का क्विक रिव्यू। इससे पहले हमने जो वीडियो अपलोड किए वो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के बारे में डिस्कस किया है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। देखिए, इससे पहले जो हमने 2 चैप्टर पढ़े हैं वो आते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी जिसमें चार्ज जो होता है वो स्टैटिक्स होता है यानी रेस्ट पर होता है। अब हम बात कर रहे हैं करंट की। तो करंट कब होता है? जब चार्ज मूव करता है, जब चार्ज जो होता है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचता है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं करंट बोलते हैं। यानी अब चार्ज जो है वो रेस्ट पर रहने वाला नहीं है। यानी इस चैप्टर में चार्ज जो होगा वो रेस्ट पर नहीं रहेगा, चार्ज मूव करेगा। ठीक है, यानी ये आएगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहले वाले 2 चैप्टर थे। अब ये वाला जो चैप्टर है इसमें चार्ज मूव करेगा, यानी हम बात करें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करें हम, यानी चार्ज जो है वो मूव करने वाला है इस चैप्टर में। ठीक है, तो हमारा जो पहला ही टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब बच्चों की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये रहती है कि सर हमें फिजिक्स याद नहीं हो पाती है, फिजिक्स को हम याद कैसे रखें। हम पढ़ते हैं, पहला चैप्टर पढ़ते हैं, एक टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक याद नहीं हो पाता है। मैं ये बोलता हूं कि फिजिक्स जो है वो बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। फिजिक्स में जो टॉपिक्स है वो खुद ही बताते हैं कि हमें ऐसे पढ़ो। ठीक है, मैं आपको इस चैप्टर को इतने आसान तरीके से आपको बताने वाला हूं कि आपको एग्जाम टाइम में आपको ये परेशान नहीं करने वाला है। ठीक है, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हर एक टॉपिक को ध्यान से समझिएगा कि मैं क्या बोलने वाला हूं, मैं कैसे इस टॉपिक को बता रहा हूं, कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं वो चीजें कहां से लेकर आया हूं, उस चीज पर आप गौर करिएगा। ठीक है, हर एक लॉजिक के साथ हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं कि कैसे इसको लंबे टाइम तक हम याद रख सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक करंट, तो देखिए इलेक्ट्रिक तो चार्ज की बात चल रही है, करंट। ठीक है, करंट मैंने आपको बताया कि फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज मूव करेगा। चार्ज क्या करेगा? मूव करेगा, तभी उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, यानी फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो नोटेशन होता है उसे हम किससे लिखते हैं? कैपिटल आई से। आई इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई टी। क्यू बाई टी, क्यू बाई टी। आई से कैपिटल क्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं बुक्स में कैपिटल क्यू भी लिख रखा है, तो कोई बात नहीं। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। मैंने आपको डेफिनेशन बनाना बता रखा है, क्योंकि फिजिक्स में डेफिनेशन कैसे बनाते हैं। टी इज इक्वल टू क्या कर दूंगा मैं? 1 सेकेंड। अगर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड कर दूंगा तो t की वैल्यू 1 रखूंगा, तो i किसके बराबर हो जाएगा? i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? q। यानी अब चार्ज जो है, अब चार्ज जो है वो क्या कहलाएगा? करंट कहलाएगा। लेकिन कब? जब t इज इक्वल टू 1 सेकेंड होगा। यानी 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में यानी यूनिट सेकेंड में फ्लो होने वाला चार्ज, फ्लो होने वाला चार्ज ही क्या कहलाता है? करंट कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। अब देखिए हमारे पास इसका फॉर्मूला आ गया, फेमस फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है करंट का। बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं इस पे, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी पे। अब देखिए इसकी अगर मैं यूनिट की बात करूं तो क्यू होता है चार्ज, चार्ज यानी कूलाम, कूलाम चार्ज अपॉन टी टाइम है, टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड, यानी कूलाम अपॉन सेकंड। कूलाम अपॉन सेकंड इसकी यूनिट हो गई। लेकिन क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि करंट यानी जो धारा है वो कैसी क्वांटिटी में आता है? फंडामेंटल क्वांटिटीज में। आपने पढ़ा होगा फिजिकल क्वांटिटीज में 2 टाइप की होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है, और डिराइव क्वांटिटीज, यानी मूलभूत राशियां और व्युत्पन्न राशियां। लेकिन जो मूलभूत राशियां वो 7 होती हैं, उन 7 में से एक क्या आता है? करंट। तो इसलिए आपको करंट की डायरेक्ट यूनिट भी पता होना चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं? एम्पियर, जिसका नोटेशन क्या है? ए। जिसका नोटेशन क्या है? ए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि करंट जो है, करंट की एसआई यूनिट क्या होती है भाई? एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहां से क्वेश्चन क्या बनता है। क्वेश्चन जो पूछे जाने वाला है, ठीक है, वो क्या आता है कि आप डेफिनेशन बताइए किसकी? 1 एम्पियर की। किसकी? 1 एम्पियर की डेफिनेशन बताइए। 1 एम्पियर की डेफिनेशन हम कैसे बताएंगे? अब बच्चे सोचते हैं कि सर ने करंट की डेफिनेशन बता दी, ये बता दी, लेकिन 1 एम्पियर की डेफिनेशन तो बताई नहीं। अरे भाई कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, मैंने बताया ना, फॉर्मूला आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसने अभी हमने सिर्फ करंट की डेफिनेशन बनाई तो हमने टी को 1 सेकंड किया। क्या किया? टी को 1 सेकंड किया। अगर मैं क्या करूं, इसी में
टी को 1 सेकेंड तो करूं, लेकिन अगर मैं क्यू को भी 1 कर दूं, क्यू को भी अगर मैं 1 कर दूं, क्यू को भी मैं 1 कर दूं, 1 क्या कूलाम, 1 कूलाम कर दूं, तो बताओ ये भी 1 और ये भी 1, तो आई कितना हो गया, आई भी 1 हो गया, आई भी क्या हो गया 1/1 1, तो 1 क्या 1 एम्पियर, बताओ हुआ कि नहीं 1 एम्पियर। ठीक है, अब क्या है थ्योरी तो आप बना सकते हैं, क्या बनेगी देखो 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होने वाली है, देखो 1 सेकेंड में फ्लो होने वाला चार्ज का अमाउंट अगर 1 कूलाम हो तो करंट क्या कितनी होगी 1 एम्पियर होगी, कितनी होगी 1 एम्पियर होगी यानी 1 सेकेंड में फ्लो अगर फ्लो होने वाला चार्ज 1 कूलाम होगा तो करंट 1 एम्पियर होगा। देखो यहीं से डेफिनेशन बन गई, कहीं रट्टा मारने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला है तो आप कुछ भी कर सकते हैं उस टॉपिक के साथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1 एम्पियर की डेफिनेशन कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, बच्चे को ध्यान नहीं रहता है बच्चों को कि कैसे करना है। मैं कहता हूं कि फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूला याद करने के बाद मैंने आपको कंसेप्ट बता रखा है, मैंने आपको लॉजिक बता रखा है, आप उस लॉजिक के साथ जाइए। ठीक है, करंट की डेफिनेशन देनी है, आप नीचे वाली टर्म को 1 कर दिए, ठीक है, जो भी नीचे वाली जैसे इसमें टी है तो टी को 1 कर दिया। अगर वो पूछा है कि 1 एम्पियर क्या है तो 1 एम्पियर में आप क्यू को भी 1 कर दो ताकि टोटल वैल्यू कितनी हो जाए 1 आ जाए। ठीक है, तो 1 आ जाएगी तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं यानी प्रति सेकंड, अगर हिंदी में बात करें प्रति सेकंड में प्रवाहित होने वाला आवेश की मात्रा अगर 1 कूलाम हो तो फिर उसमें बहने वाला करंट, उसमें फ्लो होने वाला करंट कितना होगा 1 एम्पियर होगा, 1 एम्पियर होगा। बात आई कि नहीं आई समझ में तो यहां से देखो करंट की डेफिनेशन भी पूछी जाती है, करंट की ऐसा यूनिट भी पूछ ली जाती है कभी कभी, और 1 एम्पियर की डेफिनेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन आप हमेशा ध्यान में रखना, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप यही क्या करो, एग्जाम में भी पीछे वाले पेज जो होता है उस पर जितने भी फॉर्मूले आपको याद है फिजिक्स में वो आप लिख के आया करो सबसे पहले पीछे पीछे, ताकि आपको कोई छोटी छोटी न्यूमेरिकल्स हो, छोटे छोटे डेफिनेशन हो तो आप उसकी हेल्प से कर सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं चार्ज कैरियर्स। सेकंड जो है चार्ज कैरियर्स। देखो कैरियर्स, देखो मैंने कहा ना आप इस जो नाम है ना उस पे जाइए, चार्ज, चार्ज तो आप जानते हैं, कैरियर्स, कैरियर्स मतलब हिंदी में बोलते हैं आवेश वाहक, आवेश वाहक, आवेश वाहक का मतलब, वाहक का मतलब पता है क्या होता है, ले जाने वाला, यही इंग्लिश में भी मतलब होता है ले जाने वाला। अब किसको ले जाने वाला, आवेश को, आवेश को ले जाने वाले, आवेश को ले जाने वाले ही क्या कहलाते हैं, आवेश वाहक कहलाते हैं। चार्ज को ले जाने वाले यानी चार्ज मूव करेगा तो चार्ज को कोई लेके जा रहा है जो है ना, तो वही क्या कहलाते हैं, चार्ज कैरियर्स कहलाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से क्या कि भाई मेटल्स में, क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, तो मेटल्स में करंट फ्लो होता है, तो मेटल्स में चार्ज कैरियर्स का काम कौन करते हैं, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि मेटल्स में, धातुओं में आवेश वाहक का काम कौन करते हैं, मेटल्स में चार्ज कैरियर क्या होते हैं, क्या होते हैं भाई, पता है किसी को, पता है क्या, नहीं पता, इसका आंसर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या आंसर है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान रखना, इसको नोट कर लेना आप, ये एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है, क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी धातुओं में आवेश वाहक का काम मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। ठीक है, यहां से ये सवाल बनता है। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसको बोलते हैं अपवाह वेग। क्या बोलते हैं, अपवाह वेग, ड्रिफ्ट करना, जानते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी वेग। ठीक है, अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, अपवाह वेग। देखिए अगर मैं बात करूं, आपके पास कोई कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर, अब आपने क्या किया, उस कंडक्टर पर एक्सटर्नल फील्ड लगाया, एक्सटर्नल फील्ड लगाया मतलब बैटरी लगा दी। अब कंडक्टर के अंदर पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर जब आप बैटरी लगाओगे तो उन पर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे, तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, उनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, वेलोसिटी बढ़ेगी, और वो क्या करेंगे, जो बाकी के आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस हैं, उनसे टकराएंगे, क्या करेंगे, उनसे टकराएंगे। तो इसका मतलब कि वह, अगर मैं हिंदी में बात करूं अपवाह वेग की डेफिनेशन काफी बार पूछी जाती है कि वह अधिकतम वेग, यानी कंडक्टर पर, यानी कि कंडक्टर पर विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉनों को मिलने वाला वह अधिकतम वेग जिसको पाकर इलेक्ट्रॉन अन्य आयनों से टकराते हैं, क्या कहलाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अपवाह वेग कहलाता है। क्या कहलाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है, यानी इलेक्ट्रॉनों को मिलने वाला वह अधिकतम वेग जिसको पाकर इलेक्ट्रॉन अन्य आयनों से टकराते हैं, अन्य जो
आयंस होते हैं उनसे कोलाइजन करते हैं, उसे ही हम बोलते हैं उस मैक्सिमम वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये कब मिलती है, जब आप एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं, जब आप एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं उसको लिखते हैं। ठीक है, और इसको हम इसका नोटेशन आपको पता होना चाहिए, क्या होता है वीडी, क्या होता है वीडी, क्या होता है वीडी, है ना, वी मतलब वेलोसिटी, डी मतलब ड्रिफ्ट। ठीक है, वीडी इसका साइन होता है, वीडी इसका नोटेशन होता है। कई बार है ना ये पूछा जाता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी अफवाह वेग की यूनिट क्या है, अफवाह वेग की यूनिट क्या है। अब बच्चे इसमें सोचने लग जाते हैं कि अफवाह वेग की यूनिट क्या है, फिर अफवाह वेग की यूनिट तो सबने पता ही नहीं। अरे भाई वेग कोई सा भी हो, अरे भाई वेग कोई सा हो, चाहे अफवाह हो, चाहे नॉर्मल वेग हो, चाहे दुनिया का कोई सा भी वेग हो भाई, वेग का मतलब दूरी बटा समय, दूरी दूरी बटा समय, यानी दूरी मतलब मीटर और समय मतलब सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड। चाहे भाई कोई सा भी वेग हो, चाहे ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो, चाहे और दूसरा वेग हो, कोई सा भी वेग हो, ठीक है, यूनिट हमेशा फॉर्मूले से निकल रहती है। यानी वेग है तो कोई सा भी वेग हो, यानी इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर अपॉन सेकंड होगी। ठीक है, तो ये बात हुई ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। अब हम बात करते हैं ओम्स लॉ की। अरे वाह, अब आया टॉपिक ओम्स लॉ, क्या बात है। हाँ भाई, ओम्स लॉ, बच्चे कई बार क्लास में पूछा था कि ओम्स लॉ क्या है, बच्चे सोचते हैं सर ओम्स लॉ, सर ओम्स लॉ। अरे भाई कहीं मत जाइए, क्यों आप थ्योरी को याद रखते हो, आप क्यों याद करते हो थ्योरी, इतना बताते हैं कि भाई फॉर्मूले को याद करो यार, फॉर्मूले को। फेमस फॉर्मूला है, फेमस फॉर्मूला है v इज इक्वल टू, यस बिल्कुल सही बताया, v इज इक्वल टू आई आर, v इज इक्वल टू आई आर, v इज इक्वल टू आई आर। अब आपको पता होना चाहिए v क्या है, पोटेंशियल, वोल्टेज, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल। पोटेंशियल के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया, देख लीजिएगा लास्ट चैप्टर। ठीक है, v इज इक्वल टू आई आर, आई क्या है करंट, और r क्या है, r क्या है भाई, यस यस रेजिस्टेंस, क्या है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। अब प्रतिरोध क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, प्रतिरोध है ना, देखो इसको भी बताऊंगा मैं, है ना। अब पहले मैं ओम्स लॉ को बताया तो मैं, v इज इक्वल टू आई आर, यानी इसका मतलब v प्रोपोर्शनल टू i, या तो ऐसे लिख दो, या i प्रोपोर्शनल टू v, यही ओम्स लॉ है भाई, इसी में हो गया सब कुछ। अब आपको क्या करना है, थ्योरी में कन्वर्ट करना है। कैसे, कि किसी भी कंडक्टर को, किसी भी चालक को दिया गया विभवांतर या वोल्टेज, ठीक है, प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही ओम्स लॉ है, कहीं कुछ जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी उसमें इसमें जो रूल बताए गए हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, वरना आपको याद क्या रखना है कि v प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, यानी किसी चालक की विभिन्न अवस्थाओं को हम चेंज नहीं करें, अगर हम क्या करें उसके वोल्टेज, ठीक है, उसको जो दिया गया वोल्टेज है, उसको जो पोटेंशियल दिया जा रहा है वो उस करंट के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। विभव के क्या होता है, करंट जो होती है वो समानुपाती होती है, यानी v प्रोपोर्शनल टू आई या i प्रोपोर्शनल टू v। तो जब v इज इक्वल टू, आपको इतना तो पता है i, और जब कांस्टेंट लिखते हैं तो हम यहाँ कांस्टेंट लिख देते हैं r, क्या लिख देते हैं r, जहां r क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस। ये कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, जिसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस प्रतिरोध, क्या होता है ये, प्रतिरोध, 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 देखो नाम क्या रहा है, प्रतिरोध यानी विरोध, किसका विरोध, किसका विरोध, जो करंट का विरोध कर रहा है, जो करंट के फ्लो होने का विरोध करता है उसे हम क्या बोलेंगे, प्रतिरोध बोलेंगे। ठीक है, जो जैसे चार्ज जो जाते हैं ना, उनके मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करते हैं, जो हिंड्रेंस आता है, जो डिस्टर्बेंस आता है, ठीक है, वही क्या कहलाते हैं, प्रतिरोध, यानी रेजिस्टेंस, रेजिस्ट करना, विरोध करना। ठीक है, किसका, करंट के फ्लो होने का विरोध करना, वही क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है, जिसकी यूनिट क्या होती है भाई, ओम, जिसकी यूनिट क्या होती है, ओम, जिसकी यूनिट क्या होती है, ओम। तो याद रखिएगा रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। ठीक है, अब कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि भाई ओम्स लॉ में v और i, v और i के बीच में, देखो ग्राफ बनाना भी सिखा रहा हूं, ग्राफ बनाना भी फॉर्मूले से सिखा रहा हूं, कि अगर आपसे कोई पूछे कि v और i के बीच में क्या बनाइए, ग्राफ बनाइए, v और i के बीच में ग्राफ बनाइए, बिल्कुल आपको साइन पता होना चाहिए, v आपको रिलेशन पता होना चाहिए, बस v और i के बीच में क्या आ रहा है भाई, v और i के बीच में क्या आ रहा है, v और i के बीच में आ रहा है प्रोपोर्शनल, और प्रोपोर्शनल का मतलब पता है क्या होता है, एक सीधी लाइन, क्या होती है, इसका मतलब पता है क्या होता है, कि जैसा v वैसा i,
जैसा V वैसा I, यानी अगर V0 तो I भी 0, V1 तो I भी 1, V2 तो I भी 2, जैसा V वैसा I। तो यहां पर कैसी आती है, एक लाइन आती है, ठीक है, लाइन आती है, एक सरल रेखा आती है, सीधी रेखा होती है। तो ये होता है ग्राफ बनाने का तरीका, आपको सिर्फ साइन पता होना चाहिए। तो ये बात हुई हमारी ओम्स लॉ की, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन पूछ लेते हैं इससे, यहां से भी। तो हमेशा याद रखने का तरीका बता रहा हूं मैं कि ऐसे याद रख सकते हैं बच्चे। अब जल्दी से हम बात करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। अब विशिष्ट प्रतिरोध की डेफिनेशन पूछी जाती है भाई, पूछी जाती है, बिल्कुल पूछी जाती है। आपको कुछ नहीं करना है, एक फॉर्मूला याद कर लो, एक फॉर्मूला याद कर लो, एक रिलेशन बात याद कर लो, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, एल अपॉन ए। ये फॉर्मूला बहुत फेमस फॉर्मूला है। आर रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, रो क्या है, ये रो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता भी बोलते हैं इसे, प्रतिरोधकता भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। एल अपॉन एल लेंथ हो जाएगी और ए क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। लेकिन हमें डिफाइन आर को थोड़ी करना है, हमें किसको करना है, रो को करना है। कोई बात नहीं, रो को चेंज कर दो, यानी रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू ए, आर इंटू ए अपॉन एल। अब क्या करना है भाई, अब सिर्फ डेफिनेशन देनी है आपको। आपको डेफिनेशन देने के लिए पता है क्या करना पड़ेगा, एल इज इक्वल टू 1 मीटर, ए इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। मैंने आपको ये तरीका बता रखा है, आप इन दोनों को 1 कर दो तो आपका रो किसके बराबर हो जाएगा, आपका रो क्या किसके बराबर हो जाएगा, आर। यानी जो यानी ये कंडीशन अप्लाई करने पर आपका जो प्रतिरोध होगा, आपका जो प्रतिरोध होगा, आपका जो रेजिस्टेंस होगा, वही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहला देगा इस कंडीशन पर। यानी अगर 1 मीटर, यानी अगर हम किसी वायर की बात करें, यानी 1 मीटर वायर पर यदि उसका, यानी 1 मीटर चालक पर जिसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तब उस पर प्रतिरोध जो होगा वही क्या कहलाएगा, उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा, वही इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है परिभाषा बनाना, डेफिनेशन बनाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। याद इसमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला आपके पास है, आप डिफाइन कर सकते हैं, आप डेफिनेशन दे सकते हैं इसकी आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। अब कोई इसकी यूनिट पूछे तो अरे बिल्कुल यूनिट याद, अरे मत रखो याद, यार आप बनाओ ना यहां से। क्या, आर, आर का मतलब ओम, ठीक, ए का मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी मीटर स्क्वायर अपॉन में मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर क्या वही क्या बन गई, यूनिट, ओम इंटू मीटर। ये देखो आ गई, याद करने की जरूरत ही नहीं थी। रो की यूनिट यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट पूछी जाती है भैया, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। देखो फॉर्मूले से आ गई, देखो फॉर्मूले से आ गई। अब बात करते हैं, ठीक है, जल्दी से बात करते हैं मोबिलिटी की। मोबिलिटी, मोबिलिटी, मोबिलिटी का मतलब क्या हुआ, मोबिलिटी को बोलते हैं गतिशीलता। क्या बोलते हैं, गतिशीलता बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, गतिशीलता बोलते हैं भाई। हाँ भाई, अब ये गतिशीलता, गतिशीलता आप देखो, आप नाम से पता लग रहा है मोबिलिटी, मोबाइल, मोबाइल का मतलब हो जाए जैसे वही चलना, चलना मतलब मूविंग से रिलेटेड है। गतिशीलता, गति में आना, ठीक है, किस में आना, गति में आना। अब देखो क्या होता है कि जैसे आपने अभी ये पढ़ा था वीडी, और आपने ये विद्युत क्षेत्र भी पढ़ा है, ठीक है। अपवाह वेग जो होता है, ठीक है, अपवाह वेग जो होता है, इसमें क्या रिलेशन होता है, अपवाह वेग जो होता है वो विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जब आप इस साइन को हटाते हैं तो आपको पता है कांस्टेंट लिखना पड़ता है, और कांस्टेंट लिखते हैं म्यू ई, और म्यू पता है आपका क्या है, आपका म्यू क्या है, मोबिलिटी। इस म्यू को आप क्या बोलते हो, मोबिलिटी। इसका मतलब मोबिलिटी को अगर डिफाइन करना है आपको तो म्यू इज इक्वल टू, मैंने बता रखा है यही से बना दो, ये फॉर्मूला आ गया भाई, वीडी अपॉन ई। यानी किस किस का रेशो, किस किस का रेशो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, किस किस का रेशो, वीडी, वीडी मतलब अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात ही क्या कहलाता है, मोबिलिटी यानी गतिशीलता कहलाता है। यानी रेशो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कॉल्ड मोबिलिटी। बहुत सिंपल वे में बता दिया, बहुत अच्छे तरीके से बता दिया, लॉजिक के साथ बता दिया, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद कर लेना। चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी की। किसकी, इलेक्ट्रिक एनर्जी की। हाँ भाई, एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखिए अगर आपकी हम बात करें कि जैसे आपने देखा होगा या कि अगर हम किसी वायर में करंट फ्लो करवाते हैं, जैसे किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है, आप अगर उसे टच करके देखेंगे उस वायर को ऊपर से, ठीक है, तो आप देखेंगे कि वायर गर्म सा हो जाता है। क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्यों, हीट हो जाती है उसमें, ठीक है।
वो कैसे होता है, क्या होता है कि जब जैसे ही उसमें करंट फ्लो होने लगता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेंगे, तो वो बाकी के जो आयंस होते हैं उनसे कोलाइड करते हैं, उनसे टक्कर करते हैं और अपनी एनर्जी जो है उनको दे देते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है उनकी एनर्जी बढ़ जाती है और वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, हीट में, ऊष्मा में चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, वो वायर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी वो किसमें कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। एक तरह से हीट जो है मतलब इलेक्ट्रिक थी, वो किसमें कन्वर्ट हो गई, हीट एनर्जी में चेंज हो गई, जिसकी वजह से वो वायर क्या हो जाता है, तो ठीक है, वो वायर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें आपके पास वायर है, अब वायर है, देखो ऐसा कोई वायर आज तक बना ही नहीं है जिसका रेजिस्टेंस हो, यानी आपसे पूछा है रेजिस्टेंस क्या होता है, भाई वायर के अंदर होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये वायर, ये रेजिस्टेंस है, अब आपने क्या फ्लो किया इसमें, करंट, करंट फ्लो किया। जैसे अब आप ओम्स लॉ यही तो कहता है कि अगर आपके पास कोई वायर है, ठीक है, वायर है तो उसमें आर तो हो गई, आपने सिर्फ फ्लो फ्लो क्या किया, करंट, तो पता है क्या यहाँ क्या डेवलप हो जाएगा, यहाँ क्या डेवलप हो जाएगा, वी। वो यही तो कहता है ओम्स लॉ, जब तो कहा उसने कि वी जो होगा ना वो वी वो किसके बराबर होगा, आई आर के बराबर होगा, यही तो ओम्स लॉ है, वी इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो ये बात हुई इलेक्ट्रिक एनर्जी की। अब हम बात करते हैं, जो इसके शॉर्ट फॉर्म में मैंने KWH लिखा हुआ है, वो KWH का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। KWH का मतलब है किलो वाट आवर, किलो वाट आवर मैंने ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि इससे रिलेटेड था। यहां से क्वेश्चन बनता है, यहां से क्वेश्चन बनता है कि 1 किलो वाट आवर को जूल में चेंज करो, ठीक है, किलो वाट घंटा, 1 किलो वाट आवर को में जूल में चेंज करो, या 1 किलो वाट आवर में 1 किलो वाट घंटा में कितने जूल होते हैं, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है। यानी 1, देखो कैसे चेंज करेंगे, देखो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये इसने खुद ने बता दिया अपन को, 1 किलो यानी 1 किलो इंटू 1 वाट इंटू 1 एच, एच का मतलब जानते हैं ना, आवर। अच्छा 1 किलो का मतलब 10 की पावर 3, ठीक, 1 वॉट, ठीक है, वॉट, वॉट क्या है, पावर है, यानी जूल अपॉन सेकेंड, जूल अपॉन सेकेंड इंटू, हाँ भैया क्या हुआ, 1 आवर, 1 घंटे में कितने सेकेंड, 3600 सेकेंड, 3600, ये तो पता होगा सबको, 3600 सेकेंड। ये सेकेंड से सेकेंड गया क्या, बिल्कुल गया, कितना आ गया ये, 36 गुणा 10 की घात 5, और ये जूल, देखो अपने आप जूल में चेंज आ गया। इसको आप, ये भी आंसर सही है, लेकिन कहीं कहीं बुक्स में ये लिखा हुआ है तो अपन ये कर देते हैं, ज्यादातर ये लिखा जाता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, यानी 1 KWH, 1 KWH में कितने जूल होते हैं, ये आपके पास आंसर आ गया, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, नहीं पता तो बहुत आसान तरीके से मैंने आपको निकालना बता दिया। 1 KWH में कितने जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। यहां से क्वेश्चन बनता है, यहां से क्वेश्चन बनता है, जरूर देख लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हाँ भाई, अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए बहुत सिंपल वे में बताया तो मैं यहां से न्यूमेरिकल देता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस को जो है उनको हम किस तरीके से जोड़ सकते हैं, आपके पास दो तरीके होते हैं, एक तो सीरीज में जोड़ सकते हैं, ठीक है, और एक पैरेलल जोड़ सकते हैं, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। आपको पता ही है जब आप सीरीज में जोड़ते हैं, ठीक है, अब मैं बात करूं सीरीज में, जब आप सीरीज में जोड़ते हैं तो आपके पास जो आर इक्विवेलेंट आता है, यानी आपके पास बहुत सारे रेजिस्टेंस है, तो आपका आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस ओ डॉट 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 Rn, ठीक है। अगर आप पैरेलल में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो आपके पास आर इक्विवेलेंट क्या आता है, कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 डॉट 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 प्लस 1 अपॉन Rn। इस फॉर्मूले का यूज आप करके छोटा से छोटा न्यूमेरिकल आप या बड़े से बड़े न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है, आप याद रख लेना कि सीरीज में कैसे जोड़ते हैं और पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं। इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ डेरिवेशन हम कवर नहीं कर रहे हैं, क्विक रिव्यू में बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे से रिवाइज करवा सके। ये वीडियो जो है आपके लास्ट टाइम में बड़े काम में आने वाली है, इसे ध्यान से समझिएगा। और आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर डिटेल वीडियो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बता देना, हम आपके लिए वो वीडियो भी बना देंगे। चलिए, हाँ भाई, अब आती है जहां से डेफिनेशन पूछी जाती है। अब हम बात करते हैं सेल की। सेल ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, सेल को सेल बोलते हैं, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल, और इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध। अब ये पूरा जो टॉपिक है वो सेल से रिलेटेड है। अब सेल क्या होता है, आपने सेल देखा होगा, सेल क्या होता है, ठीक है।
तो सेल की बात करें हम, तो सेल क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करती है। आपने देखा होगा, आप घड़ी में, जैसे घड़ी में सेल लगाते हैं, फिर घड़ी चलने लग जाती है, ठीक है, तो घड़ी के पास, सेल के पास पहले से एनर्जी है, जब भी तो चल रही है, एनर्जी का तो खेल है सब जगह, ठीक है, तो यानी केमिकल एनर्जी किसकी में चेंज हो रही है, कन्वर्ट किस में हो रही है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। ऐसी डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दे, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, उसे ही हम क्या बोलते हैं, सेल कहते हैं। एक डेफिनेशन तो ये, एक डेफिनेशन क्या है, सेल एक ऐसी डिवाइस है जो दो पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को बनाए रखता है, उसको मेंटेन रखता है। आपने देखा होगा, ठीक है, यानी करंट जो होगी ना वो सेम फ्लो होगी, उसमें वोल्टेज चेंज नहीं होगा, जैसे एसी में चेंज हो जाता है ना, लेकिन ये डीसी की बात होती है, डीसी में चेंज नहीं होता। तो इसकी डेफिनेशन ये भी होती है, दो पॉइंटों के बीच में एक ऐसी डिवाइस जो दो पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को बनाए रखती है, फिक्स रखती है, बनाए रखती है, कांस्टेंट रखती है, उसे हम बोलते हैं सेल। तो सेल में आपने देखा होगा, दो सेल की बात करते हैं यहाँ पर, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, ठीक है। प्राइमरी सेल की बात करें, प्राइमरी सेल जो डायरेक्ट जो है केमिकल एनर्जी को किसमें चेंज कर दे, किसमें कन्वर्ट कर दे, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और है ना, और जिन्हें हम बार बार चार्ज नहीं कर सकते, इनको एक बार यूज कर दे, खराब होने के बाद वापस फेंकना पड़ता है, बार बार चार्ज नहीं कर सकते, जैसे घड़ी का सेल, ठीक है, वोल्टेज सेल होते हैं, तो उसे हम कौन से सेल कहते हैं, प्राइमरी सेल कहते हैं, ठीक है। जैसे वोल्टेज सेल हुआ है, ड्राई सेल हुए, ठीक है, ये सब सेल कौन से, प्राइमरी सेल होते हैं, जिनका अगर आपने देखा होगा, सेल के पीछे देखना, वो लिखा होता है 1.5 वोल्ट, है ना, ऐसे करके वोल्टेज भी लिखा होते हैं उनपे। अगर हम बात करें सेकेंडरी सेल की, तो सेकेंडरी सेल कौन से सेल होते हैं भाई, सेकेंडरी सेल ऐसे सेल होते हैं जो पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करते हैं, ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, फिर केमिकल काम पड़ने पर केमिकल एनर्जी को इसमें चेंज कर देते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में वापस चेंज कर देते हैं। जैसे हमारी मोबाइल की बैटरी होती है, आपने देखा होगा, आप पहले चार्ज करते हैं उसको, फिर वापस चार्ज करने के बाद उससे आपका मोबाइल चलने लग जाता है, यानी पहले वो इलेक्ट्रिक एनर्जी लेते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी वापस कन्वर्ट किस में जाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और इसे हम बार बार चार्ज कर ही सकते हैं, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी, जैसे सेकेंडरी सेल, ठीक है, जैसे सीसा संचायक सेल जिसे बोलते हैं, ठीक है, वो सेल इसमें आता है, सेकेंडरी सेल में आता है। ईएमएफ, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल। बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि फोर्स है यार, फोर्स की डेफिनेशन, इसकी क्योंकि यूनिट पूछ लेते हैं कभी कभी, है ना, यूनिट पे भी आएंगे, तो यूनिट पता है क्या लिख के आते हैं, फोर्स है यार, सर ने बताया था, कई कैसे भी फोर्स, सर ने बताया था कि कुछ भी आ जाए, ये फोर्स आया तो न्यूटन लिख के आना, न्यूटन लिख, अरे भाई रुको 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 रुको, ये फोर्स, इसके नाम में फोर्स आ रहा है भाइयों, ये फोर्स नहीं है, ये फोर्स नहीं है, ये वोल्टेज है, ये वर्क है भाई, ये क्या है, वर्क है, यानी वोल्टेज है, वोल्टेज वर्क है मतलब, ठीक है, तो ध्यान रखना, ये ईएमएफ, इसके नाम में फोर्स आ रहा है, इसके नाम में बल आता है, लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड वीडियो कह रहा हूं कि ये बल नहीं है, ये बल नहीं है, ये पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल है, सेल का पोटेंशियल है, ध्यान रखिएगा, ये बल नहीं है, फोर्स नहीं है। इसका फॉर्मूला है E इज इक्वल टू W/Q, जो आप जानते ही हैं, जो विभव में हमने पढ़ा था, इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, अब सेल के लिए पढ़ लें, इसलिए इसको ईएमएफ बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, पता है क्या हुआ, Q इज इक्वल टू 1 कूलम कर दो, ठीक है, तो आपका W E के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कि सेल के अंदर एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाएगा, उस सेल का विद्युत वाहक बल कहलाएगा, उस सेल का ईएमएफ कहलाएगा। तो आपको पता लग गया होगा, जूल अपॉन कूलम यानी वोल्ट। तो ध्यान रखिएगा, ईएमएफ की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। ध्यान रखिएगा, ईएमएफ की फोर्स को देखते हुए न्यूटन नहीं लिखना है भाई, ईएमएफ फोर्स नहीं है, इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट होगी। ध्यान रखना, वोल्ट होगी। डेफिनेशन मैंने बता दिया कि सेल के अंदर 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया वर्क डन ही क्या कहलाता है, उस सेल का ईएमएफ कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। अब हम बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस की। किसकी, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इंटरनल रेजिस्टेंस डेफिनेशन देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस नाम से पता लगा, इंटरनल रेजिस्टेंस तो आपने बता ही दिया, ठीक है, यानी जो करंट के फ्लो होने में हिंड्रेंस लाता है, रुकावट पैदा करता है, तो है तो रेजिस्टेंस, लेकिन अब ये सेल के अंदर, क्योंकि इंटरनल बात कर रहे हैं, यानी सेल के अंदर, जो सेल के अंदर करंट फ्लो होती है, जो सेल के अंदर चार्ज फ्लो करता है, उसमें जो हिंड्रेंस लाता है, सेल के द्वारा लाने वाला हिंड्रेंस ही क्या कहलाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाता है। सेल के अंदर बहने वाली धारा,
के अंदर जो रुकावट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं किरचॉफ लॉ को, जल्दी जल्दी बात करते हैं। किरचॉफ लॉ, किरचॉफ ने दो लॉ दिए। फर्स्ट लॉ जो दिया है वो दिया है धारा के लिए, करंट के लिए, ठीक है, और सेकंड जो लिया है वो दिया है वोल्टेज पोटेंशियल के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ पता है क्या कहता है, अरे कुछ नहीं कहता, समेशन, याद कर लो बस, समेशन ऑफ आई बराबर 0। समेशन ऑफ आई बराबर 0 का मतलब कि किसी पॉइंट पर मिलने वाली सभी धाराओं का अलजेब्रिक सम क्या होता है भाई, 0 होता है। किसी भी चालक पॉइंट पर, किसी भी कंडक्टिव पॉइंट पर मिलने वाली बहुत सारी करंट आ रही है, ठीक है, ऊपर मिलने वाली करंट का अलजेब्रिक सम कितना होता है, 0 होता है। किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। इसमें यह ध्यान रखना पड़ता है, एक रूल ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे अगर हम बात करें कोई कंडक्टर है, करंट की बात करें, अगर इस पॉइंट की तरफ करंट आ रही है, ठीक है, इस पॉइंट की तरफ करंट आ रही है, तो जो आने वाली धाराएं होती है, आने वाली करंट होती है, उन्हें पॉजिटिव लेते हैं, और जो बाहर जाती है, उस पॉइंट से बाहर जा रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे नेगेटिव लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो अंदर की तरफ आती है, जो उस पॉइंट की तरफ आ रही है, उसे पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं साइन कन्वेंशन लॉ। और जो बाहर की तरफ जाती है उसे क्या बोलते हैं, वो नेगेटिव ली जाती है। और दूसरा लॉ जो होता है, सेकंड लॉ क्या कहता है कि समेशन ऑफ v बराबर 0, यानी समेशन ऑफ v के दो या समेशन ऑफ IR के दो, यानी टोटल वोल्टेज, यानी किसी भी बंद परिपथ में जो टोटल वोल्टेज होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। ये है किरचॉफ का सेकंड नियम, इतना याद कर लेना। पहला करंट के लिए दिया गया है, सेकंड वाला वोल्टेज के लिए दिया गया है। करंट, टोटल करंट 0 होगा, इसमें टोटल वोल्टेज 0 होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, जहां से छोटा मोटा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, बड़ा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहां से। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु। देखिए, व्हीटस्टोन जो है वर्ड लिया गया है वो व्हीटस्टोन साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने चार रेजिस्टेंस जो आप जानते होंगे, PQRS नाम ले रखे हैं, 4 रेजिस्टेंस, एक गैल्वेनोमीटर के बारे में आप जानते होंगे कि हम सर्किट में लगाते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि करंट फ्लो होगा तो उसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा, तो उसके लिए हम गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। ठीक है, तो 4 रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर और 2 कीज, स्विच मतलब लेकर एक सर्किट बनाया था जिसको हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से हम क्या निकालते हैं, अननोन रेजिस्टेंस। ध्यान रखना, व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से, व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से अननोन रेजिस्टेंस, अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाला जाता है। और वो जिस प्रिंसिपल पे काम करता है, जिस सिद्धांत पे काम करता है, वो क्या है, P/Q इज इक्वल टू R/S। P/Q इज इक्वल टू R/S। यहां से S की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, S को हम अननोन रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करें मीटर ब्रिज से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो नाम से आ रहा है मीटर ब्रिज। सबसे पहले कि मीटर ब्रिज किस प्रिंसिपल पे काम करता है भाई, व्हीटस्टोन ब्रिज पे, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी P/Q इक्वल टू R/S पे काम करता है। अब देखिए, मीटर ब्रिज होता क्या है, कि देखो लकड़ी का एक बॉक्स होता है जिसपे वायर लगा होता है 1 मीटर, जो मीटर आ रहा है इसमें 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर का एक वायर होता है, उसके साथ एक स्केल लगी होती है। आपके एक्सपेरिमेंटल जो लेबोरेटरी है उसमें हमने देखा होगा, ठीक है, उसमें नंबरिंग लिखी होती है स्केल पे, ठीक है, और 100 सेंटीमीटर तक यानी 1 मीटर का वायर होता है। उसमें हम क्या करते हैं, उसके साथ हम सर्किट जोड़ देते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते थे, और उसके रेजिस्टेंस बॉक्स लगा के हम क्या करते हैं, इसमें भी हम क्या करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस पता करते हैं। लेकिन रेजिस्टेंस बॉक्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस निकालते हैं और बैलेंसिंग लेंथ का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो जॉकी होती है उस पर हम जो वायर लगा होता है उस वायर पर हम टच करते हैं। क्या करते हैं, कांस्टेंट एंड मैग्नीट का वायर होता है, ध्यान रखना, कांस्टेंट एंड और मैग्नीट का वायर होता है, उस पर हम टच करते हैं। तो टच करते हैं तो जहां पर भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आ जाए वहां पर वो रीडिंग हम नोट कर लेते हैं, वहां पर रीडिंग नोट कर लेते हैं। तो इसमें जो अननोन रेजिस्टेंस, अज्ञात प्रतिरोध निकालने का जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है देख लो, S इक्वल टू 100 माइनस L अपॉन L इंटू R। R की वैल्यू पता है क्या होती है, R की वैल्यू जैसे आपने मान लो 2 ओम का रेजिस्टेंस निकाला तो R की वैल्यू हो गई 2। अब बैलेंसिंग लेंथ आई कितने पे, मान लो बैलेंसिंग लेंथ आई 50 पे, तो आपका L की वैल्यू है 50, तो 100 माइनस L यानी 50/50 इंटू R। ठीक है, तो उससे आप क्या निकाल सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। यानी मीटर ब्रिज की हेल्प से भी क्या निकाला जाता है, अज्ञात प्रतिरोध, अननोन रेजिस्टेंस निकाला जाता है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 का क्विक रिव्यू। इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ये जरूर बताइएगा कि आपको एक सेशन कैसा लग रहा है, आपके लिए हेल्प कर रहा है।
और ये देखिए बहुत आपकी हेल्प करेगा। मैं आपको भी बता रहा हूँ, एग्जाम टाइम में आपके एग्जाम जो आने वाला है उस एग्जाम के लिए ये क्विक रिव्यू जो है बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना और सभी बच्चों तक शेयर कर लेना, ताकि उनको वो अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाके आगे बढ़ सकें। थैंक यू।